नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी का रोड शो और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हम नागौर लोकसभा सीट पर हैं, जहां पर मुकाबला दिलचस्प है और देश की निगाहें भी नागौर सीट पर है, क्योंकि पंचायती राज का आगाज, पंचायती राज की शुरुआत 1959 में इसी लोकसभा क्षेत्र से नागौर जिला हेडक्वार्टर से हुई थी, जिसके अवशेष आज भी है चबूतरे के तौर पर। और नागौर को न केवल लोहे के औजारों के लिए जाना जाता है, नागौरी बेल से लगा करके नागौरी मेथी तक पूरी दुनिया में जानी जाती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा आज रोड शो का हिस्सा बनेंगी। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे आप प्रचार कर रही हैं, कैसे आप लोगों से मिल रही हैं, आज हम रोड शो के माध्यम से इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के रोड शो की शुरुआत करते हैं। इसका दौरा करेंगे। तो रोड शो की शुरुआत हम कर चुके हैं। ये मौलासर कुचामन रोड है और इससे आगे एक मौलासर तहसील है और हेडक्वार्टर, और बड़े कस्बे के तौर पर भी मौलासर की पहचान है। नागौर लोकसभा सीट जिस पर सबकी निगाहें हैं, वहां के समीकरण क्या हैं और ज्योति मिर्धा अपने चुनाव प्रचार को कैसे देख पा रही हैं। इस चुनाव में चूंकि चेहरे वही हैं लेकिन पाले बदल गए हैं, ये चर्चा का विषय है। सबसे पहले आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ज्योति जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नागौर लोकसभा सीट आप कैसे देख पा रही हैं इस बार का चुनाव? क्या ये जीत का नहीं, मार्जिन का चुनाव हो गया आपके लिए? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। जो माहौल है पिछले 3-4 दिन में और भी अच्छा हुआ है, और अभी चुनाव में 7-8 दिन बाकी पड़े हैं, तो मुझे लगता है और अच्छा माहौल होगा और बढ़िया माहौल है जहाँ भी जाओ। जहाँ आप जा रही हैं मतदाताओं के बीच में लोगों, वैसे तो आप इसी क्षेत्र की हैं, नाथूराम मिर्धा की पोती है, हर कोई आपको नाम से ही नहीं चेहरे से भी, आपकी जुबान से भी जानता है, और राजस्थानी में जब बात करो तो लोगों से सीधा कनेक्ट भी करो। कैसा माहौल देख पा रही हैं? अच्छा है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में। चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, और अभी आप चलेंगे जब आपको आइडिया लग भी जाएगा कि गाँव में किस तरीके का माहौल है। आज मकराना के दौरे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके लिए? आप तो पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और मैं यूं कहूं कि इस माटी में न केवल पली हैं, बड़ी हुई हैं, जन्मी हुई हैं, इसकी सियासत को, इसकी तासीर को आपसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई जानता होगा एक बेटी के तौर पर। नहीं, जुड़ाव बहुत पहले से रहा हुआ है। मेरी परवरिश एक्चुअल में नाथूराम जी मिर्धा साहब के साथ ही हुई थी। मैंने एजुकेशन भी उनके साथ ही लेकर के दिल्ली में 6 बार सांसद रहे जी, और 72 से लेकर के मेरा जो साथ में रहना था वो बाबा के साथ ही रहना हुआ था। तो अभी मतलब लोगों से तो तब से ही मिले हुए हैं, पहचान है, समझते हैं क्या बात है, भाषा समझते हैं, तो वो एक जुड़ाव अपने आप में। चुनाव लड़ लिए यहाँ से, चुनाव जीत भी गए यहाँ से। जब मैं बहुत छोटा था तो सुनते थे कि नाथू बाबू आएंगे, और नाथू बाबू आएंगे मतलब कांग्रेस वहाँ उनके पीछे आ गई, या पूरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं होता था, उनका एक वजूद था अपना। जी हाँ, अपना पर्सनली काफी अच्छा जुड़ाव था। क्या आप उसी तरह से कनेक्ट कर पा रही हैं? उनका कद बहुत अलग था, लेकिन हाँ, आज कहीं ना कहीं झलक देखते हैं वोटर्स, तो वो क्रेडिबिलिटी रहती है कि जो ब्रांड है उस ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है, जो अच्छी बात है कि जो आने वाली जो हमारी पुश्ते थी, चाहे वो रिशपाल जी रहे हो, चाहे हम लोग रहे हुए हो, तो उसको मेंटेन कर पाए कि वो गुडविल अभी भी है। एक जमाने में माना जाता था, पर आप देखिए कि आज तो ये स्थिति है कि कांग्रेस ने अपना टिकट ही नहीं दिया, सीट गठबंधन में छोड़ दी। तो अपने आप में एक कंसीड करने वाला पॉइंट होता है कि आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, इसलिए आपने गठबंधन में सीट दी। तो जब थी तब थी, पुरानी बातें थी जब कांग्रेस स्ट्रांग थी। आज का जो माहौल है उसमें बीजेपी का ज्यादा बोलबाला है, और लोग जुड़ना चाहते हैं क्योंकि फ्यूचर उसके साथ में दिखाई देता है कहीं ना कहीं। प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का कितना असर आप देखती हैं ग्रामीण इलाकों में? देखिए, कभी भी एक डिसाइसिव लीडरशिप मिलेगी, एक स्ट्रांग लीडरशिप मिलेगी, तो लोग उसके पीछे रैली करते हैं। यहाँ तक कि जो विधानसभा में कांग्रेस के साथ रहा करते थे, वो भी कहते नहीं, ऊपर तो मोदी ठीक है। वो एक मतलब एक नया बेंचमार्क सेट हो गया कि इस लेवल का लीडर हो तो नेशन में उसको सपोर्ट करना चाहिए। और क्योंकि हिंदुस्तान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है अंडर मोदी, तो वो एक अपने आप में फैक्टर बन जाता है कि भाई देश की साख बढ़ाई, तो हर एक भारतीय को भारतीय होने पे गर्व है। एक यूनिफाइंग फैक्टर मिल गया, लोग उसको राम मंदिर के तौर पे देखते हैं सिर्फ, जबकि वो एक बहुत बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर था जहाँ लोग बहुत जुड़ाव करके और एक साथ वापस आए लगने के लिए। ना वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा था, वो एक अपनी आइडेंटिटी का था जहाँ गर्व महसूस करता है आदमी। और मोदी जी का ये
जो 3-4 चीजें हैं उनमें ये एक मेन चीज है कि अपनी जो स्लेव मेंटालिटी है उससे बाहर निकलो। अपने आप अपने संस्कृति पे आपको गर्व होना चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने चाहिए और 2047 तक आपका एक विकसित भारत जो डेवलपिंग करते आए उसको मतलब एक अब उन्होंने उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा करके कि भाई हम डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। तो अच्छा लगता है सुन के अपने देश के बारे में कि हम भी डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं और वास्तव में देखा जाए तो हमारे पास में कमी किस चीज की है। ये इलाका में एक कहावत बड़ी तेजी प्रचलित है, कई सालों सुनता है बचपन कि राज रूठ जाए लेकिन राम राजी रहना चाहिए, राम नहीं रूठ। हाँ किस के राम भी है, राज भी है, डबल इंजन की सरकार है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? नागौर के लोगों के लिए क्या संभावना? एक हमेशा से एक आस्था जो है वो आस्था एक आप देखोगे सभी जगह है, कोई लोक देवता में होती है, किसी में होती है। तो अच्छी बात है कि आदमी को एक एंकर चाहिए होता है। अगर कभी समय बुरा भी चल रहा होता है तो उसको एक अगर एक फाउंडेशन होती है, अगर एक एंकर होता है तो उसको हिम्मत रहती है। जानना चाह रहा था, डबल इंजन की सरकार अब देखिए है लोगों के सामने, आपको लगता है आप भी जीत जाएंगी तो नागौर के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता? विकास के तौर पर हम इसे कैसे देखें? देखिए, जब भी दोनों सरकारों का आपसी तालमेल अच्छा होता है आप ज्यादा डिलीवर कर सकते हो ग्राउंड पे, ये सब लोग समझते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से जो काम करवाने हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में इजी होती है करवानी चीजें, लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं जो स्टेट के ऊपर से अटक जाते हैं और अगर अपना कोई वहां पे वकील बैठा होता है तो बात अपनी समय पे रख सकता है। छोटी सी चीज अगर आप वहां पे मूव करते हो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका ग्राउंड पे। तो ऑब्वियसली तालमेल अच्छा होता है, अगर एंटी नहीं होते। अभी जल जीवन मिशन में देखिए कि सेंटर से खूब पैसा आया था पर स्टेट गवर्नमेंट ने यूज ही नहीं किया, उसको यूज नहीं किया तो ग्राउंड पे उसका कहीं पे बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा। तो पानी पहुंच जाना चाहिए था, अब तक लोगों के घर घर पहुंच जाना चाहिए था। मैं 2009 में जब सांसद थी तब मैंने सेकंड फेज का पानी सैंक्शन करवा लिया था जी। आज तक वो लोगों के मतलब पाइपलाइन कहीं पे पहुंची है, कहीं नहीं पहुंची है, कहीं टंकी बनी है, कहीं नहीं बनी है। और मोदी जी का तो खुद का ये है कि भाई हर घर जल जो मिशन है उसमें इतना बजट भिजवाया, उसको यूटिलाइज करने में क्या लग रहा है? पेयजल की बड़ी समस्या है इस इलाके में, लाडनों से लगा करके आप छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में भी देखेंगे, कैसे उनको फेस करेंगे? पानी आप देखो कि हमारे जो सीएम है उनका पहला फोकस पानी पे है। इतना सा समय हुआ है, नॉर्मली आदमी इस काम में लग जाता है कि लोकसभा की तैयारी करो और ये करो वो करो, वो सीधा गए पानी के बारे में काम करने के लिए। पहले ERCP आया जिसमें 13 जिलों में आज फायदा है। उसके बाद में हरियाणा की गवर्नमेंट के साथ में मतलब सेंटर के लीडर्स की मध्यस्थता करवा करके उन्होंने पानी के लिए और 3 जिलों में व्यवस्था करवाई। छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, कभी एक कोई 1984 में बाढ़ आई तो पुआंग डैम को वो भरते ही नहीं थे, तो वो पोंग डैम नहीं भरने की वजह से दिक्कत होती है कि वो जो डैम का ऊपर का पोर्शन होता है उसमें वॉल्यूम ज्यादा आती है पानी की। वो अगर वो ऊपर वाला 10 फुट आप खाली रख रहे हो सिर्फ इस डर के मारे, क्योंकि किसी ने कोई मुद्दा उठाया नहीं, छेड़ा नहीं, ध्यान में नहीं आया, उन्होंने वो मुद्दा लिया और अगर उसको हाइट बढ़ा देते हैं, डैम के अंदर वाटर लेवल बढ़ा देते हैं तो उससे पानी नागौर तक भी पहुंचेगा और नागौर से आगे तक भी जा सकते हैं। कई लोगों से बात करते हैं इस इलाके के लोकसभा के, तो एक बार ये बात जरूर आती है कहीं कहीं से, चाहे वो विपक्ष की तरफ से भी आए, कि बाई एक बार सांसद बनी बिग बाद में आर संभाला को नहीं, तो बाई ने लगे कि थोड़ी गलती हुई, बिन सुधारवा की जरूरत है, या एक भरोसो एक विश्वास था कि लोकसभा का लोगों ने देबो चाहो कि भाई अब बा स्थितियां को नहीं है? ऐसा नहीं है। मैं इकलौती सांसद थी जिसने एक एक पंचायत में जाके दौरा किया था और अपना MP लैड फंड का पैसा बांटा था जी। तो ये उस दौर की बात फिर भी करी जा सकती है जब हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत ने आपस में टैसिट अंडरस्टैंडिंग कर ली थी गठबंधन तोड़ने के बाद में बीजेपी के साथ में, जहां उन्होंने काम उनके कराने शुरू कर दिए, हमारे लोगों की अनदेखी शुरू हो गई। जो वो बोलते थे वो काम होते थे, हम बोलते थे वो काम नहीं होते थे, अटका दिए जाते थे, डायरेक्ट CMO से कांस्टेबल के लिए फोन आ जाता था। तो इस तरीके का इन्होंने अपना मतलब सेट कर लिया था सिस्टम यहाँ पे कि यहाँ कोई कांग्रेस वाला सरवाइव कर ही नहीं सकता था। तो उस पोजीशन में आप कहीं जाओ और आपसे लोग उम्मीद करेंगे कि भाई कांग्रेस का राज है, आप कांग्रेस के नेता हो, तो आप काम करवा पाओगे। लेकिन वास्तविक स्थिति ये थी कि CM तो गोद लेके बैठे हुए थे हनुमान जी को उस समय से। आपकी सुनी नहीं जाती थी उस टाइम? बिल्कुल, मेरी नहीं, कई नेताओं की नहीं सुनी जाती थी।
तो इसकी वजह क्या थी? क्या गुटबाजी हावी थी कांग्रेस में, या कहीं न कहीं आपकी लीडरशिप से कई लोगों को डर लगता था? कहीं ना कहीं वो डर भी होगा, और दूसरा गहलोत साहब हनुमान बेनीवाल को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते थे। जिस नेता को डराना है, धमकाना है, जिस मंत्री को डराना है, दबाना है, किसी नेता को हराना है, जिताना है, यहाँ आदमी खड़ा कर दो, यहाँ मत खड़ा करो, यहाँ बिठा दो, यहाँ इसको खड़ा कर दो ताकि वोट काट सके। तो इस तरीके की राजनीति इन्होंने मिलकर बहुत लंबे समय तक करी है, और वो प्रॉब्लमेटिक रही है। और उसी वजह से आज जो ये कांग्रेस को बोल रहे हैं कि ये मतीरों का बारह है गठबंधन जो है, वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उनके जाके चुभे हैं लोगों के। तो ये भी कह रहे हैं मैं तो चुनाव लड़ूंगा कौन सा। वो तो सबको पता है कि 15 दिन बैठ के नाक रगड़ रहे थे दिल्ली में कि मैं गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। लोकल नेता नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो, सिर्फ गहलोत साहब चाहते थे। लेकिन इतना डर विपक्ष में ज्योति मिर्धा को लेकर के, आपको लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? क्या एक पुरुषवादी मानसिकता के तौर पर इस तरह के विपक्ष हमला कर रहा है, या इस बात का डर है कि कहीं नाथूराम मिर्धा की पोती इस विरासत को संभाल लेंगी तो हमारा क्या होगा? इसका जवाब तो वही दे पाएंगे बेहतर तौर पे। मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई ईमानदार इंसान आकर के पॉलिटिक्स के अंदर अगर अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहता है तो इनको उस चीज से डर लगता है, क्योंकि इनके लिए ये प्रोफेशन है, इनके कमाई का साधन भी यही है। अगर इनसे पूछेंगे भाई आपके कमाई के और क्या साधन है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई बता पाएंगे ज्यादा। लेकिन इतने हमले हुए हैं विपक्ष की तरफ से आप पे, खुद हनुमान बेनीवाल इतने हमलावर होते हैं, भाई ने सासरे भेज दो, मन लोकसभा भेज दो, आपका रिएक्शन क्या होता है? आपको कभी अफसोस होता है, दुख होता है, यहाँ से आती है कि इस तरह के राजनीतिक हमले नहीं होने चाहिए, मर्यादाओं का ख्याल होना चाहिए? मंच की एक मर्यादा होती है और इनको मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। समाज के सभी लोगों के प्रति इन्होंने अलग अलग टिप्पणियां की है। मुझे तो आप एक रिकॉर्ड निकाल करके दिखाइए, और मुझे खुद को, मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा कि हनुमान बेनीवाल ने वास्तव में किसी की कंसिस्टेंटली किसी की तारीफ करी हो। कोई उनसे पूछे कि भाई आपका रोल मॉडल कौन था, या आप किसको राजनीति में अपना आइडियल मान के चलते हैं, आपके पास जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसको आज अच्छा बताते हैं कल उसको बुरा बताते हैं, जिसको कल बुरा बताया था उसको आज अपनी पॉसिबिलिटीज बढ़ाने के लिए उसको साथ लग लेते हैं। तो जनता समझती है ये सब बातें। लेकिन आप भी जब पलटवार करती हैं तो आप कहते हैं कि आरएलपी के कार्यकर्ता जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। हनुमान बेनीवाल को भी आप इसी तरह से देखती हैं, बोलती हैं? नहीं, पीछे तो नहीं रहती, भाई नागौर की भाई पाछे तो बंधे हुए। पीछे तो रहने का मतलब ही नहीं, लेकिन मैंने उनके कार्यकर्ताओं के लिए कभी बुरा नहीं बोला। मैंने हमेशा ये बोला है कि इनके परिवारों ने कभी ना कभी मेरे परिवार को वोट दे रखे हैं, और मैंने तो उनको खुला न्योता दे रखा है कि आओ और वापस से मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ो, ताकि अपना एक उज्जवल भविष्य की अपन एटलीस्ट सोच सके। इनके साथ में लग गया तो अपराध की तरफ गए बच्चे हमारे, या समाज की जो नई युवा पीढ़ी है वो आप खुद देख लो कि नशा किस तरीके से बढ़ा हुआ है। आप हमारे इस बेल्ट में देखो, इनके खुद के भाषण है इस तरीके के। जब बोले कि यार मैं 2 नंबरियों के लिए भाषण देता था तो मेरे साथियों ने मुझे बोला कि बोले यार था 2 नंबरियां के मत बोला करो, आधा तो था के साथ ही चल रही है। ये इनके खुद के भाषण है ये। तो मतलब, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए? एक महिला के लिए जब इस शब्दावली का इस्तेमाल होता है तो ज्योति मिर्धा क्या सोचती हैं? आपकी डिग्री को लेकर के सवाल उठाए गए, कहा कि भाई तो फर्जी डिग्री ले आई है MBBS की। ये तभी इनका नाम चला है हनु भाई LLB, कॉलर पकड़ के डिग्री ली। आप उनकी वकालत की डिग्री को कहते हैं फर्जी है? नहीं, मैंने कहा फर्जी नहीं है, कॉलर पकड़ के ले रखी है। अच्छा। क्योंकि उनको इतनी बेसिक चीज, अगर लॉयर है तो उनको पता होना चाहिए कि MP लाइट का फंड लैप्स नहीं होता। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट ईयर किसी बच्चे ने मेडिकल का साउथ से किया है तो वापस जयपुर आकर के सरकारी कॉलेज के अंदर 2nd और 3rd ईयर नहीं कर सकता। तो ये इस तरीके की भ्रामक प्रचार करते हैं। तो मैंने इसीलिए बताया कि ये अंगूठा टेक लॉयर टाइप के हैं, जिन्होंने बस डिग्री ले ली कॉलर पकड़ के प्रोफेसर की। जी। एक और भी कहते हैं कि जो है झूठे जुमले देते हैं बीजेपी वाले, हनुमान बेनीवाल अपनी सभाओं में कहते हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। आपके पास उसका जवाब क्या होता है? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि कभी अपनी बात क्यों नहीं बताते? ये क्यों नहीं बताते कि उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उनका क्या मत है? क्या वो धारा 370 को जो एब्रोगेट किया उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? कि अगर वो सरकार में आते हैं तो उनका क्या रहेगा? कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस ने कहा है कि हम पर्सनल लॉ अलाउ करेंगे। उसके ऊपर उनसे पूछो कि क्या मत है। उनसे ये पूछो कि जब आपके इतने लंबे कार्यकाल रहे, आपके भाई MLA रह गए, आप 3 बार MLA रह के 4थी बार बन गए, आप सांसद रह गए, आपके पिताजी MLA रह गए,
आप लोगों ने क्या लास्टिंग किया नागौर के लिए, बजाय दूसरों पे क्वेश्चन करने के आप बताओ कि आपने क्या लास्टिंग किया है। और एमपी लाइट का फंड जैसी चीज के लिए बोलते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिन पंचायतों में मैंने जाके पूछा, लाडनू में, नावा में, डीडवाना में, अगर घोषणा भी करके आए तो पैसे उन्होंने भिजवाए। ये भी कहा था कि संसद में आपकी उपस्थिति नहीं रही, हाँ 30-32%, तभी मैंने कहा था, मैंने कहा वो नागौर वाले चर्चा करते हैं कि किसकी रही ज्यादा, किसकी रही कम। हाँ, तो मैंने कहा ये तो पब्लिक डोमेन में है, मेरी 93% है। मैंने तो उन्हें चैलेंज कर दिया था कि मेरी आपसे कम है, तो मैं सर मुंडवा कहा था कि आप आ जाओ एक मंच पर बहस कर लेते हैं। मैंने उनको कहा, जब मैं पिछली बार इंटरव्यू कर रहा था उनका, मैंने कहा कि ज्योति जी का चैलेंज है, आप स्वीकार कर दें तो मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ, एक मंच पर आ जाए। बिल्कुल स्वागत है उनका। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहस नहीं करूंगा। तो इससे आपको आइडिया लग रहा है कि आपको कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आपने अभी नशे का जिक्र किया, ये बहुत बड़ी समस्या नागौर के लिए होने वाली है। मुझे लगता है कि यहाँ के भविष्य को लेकर के कि नशा जो मेडिकल नशा है दवाइयों के तौर पर, वो भी बहुत ज्यादा पिछले 5 साल के अंदर ऐसा पहले नहीं देखने को मिलता था, लेकिन आज की स्थितियां बहुत भयानक है। आपका कोई इसे लेकर के कोई सोच है, कैसे इसे निपटा जाए? देखिए, नशा अगर किसी एक जगह पे आ जाता है, पंजाब कितना स्ट्रगल कर रहा है उसके साथ में, तो आइडियली तो बेस्ट होता है कि उस क्षेत्र को उससे फ्री रखो आप, जो चीज प्रमोट करती है। अब कई ऐसे गांव है हमारे जिन्होंने बीड़ा उठा लिया, जैसे नागौर में किनाना गांव है जो बड़ा अग्रणी सोच में, बहुत ठाठा गांव है वो, और उन्होंने ये अभी होली पे ये फैसला लिया कि अगर कोई आपराधिक काम करेगा तो कोई उसकी सिफारिश करने किसी नेता के पास नहीं जाएगा गांव में से। तो ये चैलेंज जो है, ये अब आज की परिस्थिति में ये कानून से एक अपनी तरीके की लड़ाई होती है, लेकिन जो समाज के बुजुर्ग हैं और जो समाज में जो व्यवस्थित लोग हैं, उन्हीं को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये नए बच्चे होते हैं जो इस मतलब माहौल में, डीजे हो गया या आपका जो ये नशे का माहौल होता है, इसमें ये इसको एंजॉय करते हैं, उम्र होती है, और जब तक वो संभलने का समय आता है तब तक वो नाव निकल चुकी होती है, देर हो चुकी होती है। हाँ। लेकिन ये चुनौती तो रहेगी। डेवलपमेंट को लेकर के आपने कोई खाका अपने दिमाग में तैयार किया है कि जब आप जीतेंगी इस क्षेत्र के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो ज्योति मिर्धा पिछली बार नहीं कर पाई थी, वो अब करना चाहती है? नहीं, देखिए, उस टाइम पे मैंने मेडिकल कॉलेज बाद में खुला, पर हॉस्पिटल जो JLN बना था वो मेरे टाइम पे बना था। इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी जो आया था, सेकंड फेज का, वो पानी आया था। नेशनल हाईवेज 2 निकले थे नागौर से उस टाइम, ROBs काफी बने थे, अंडर ब्रिजेस काफी बने थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में तो भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी बहुत फोकस है, तो मुझे नहीं लगता कि अलग से कहीं जहाँ डिमांड है उसको आप सब पूरा करो, ये रहना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हनुमान जी कहते भी हैं, बोले मैंने पता नहीं कौन सी 5 सेंट्रल स्कूल खुलवा दी, मैंने तो पूछवाया या पता किया, कोई ग्राउंड पे तो कुछ है नहीं, पेपर में कुछ होगा तो मुझे मालूम नहीं है। तो हमारे को अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहिए, पानी के लिए हमारे को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और बनती कोशिश अगर नहर का पानी आ जाए इरिगेशन के लिए तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा नागौर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राइमरी जो पेशा है वो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इनमें भी पानी की जरूरत होती है। हमारे यहाँ मिनरल बहुत अच्छा है, मिनरल इंडस्ट्रीज तब लग पाती हैं जब पानी की पर्याप्त अवेलेबिलिटी हो, सीमेंट ब्लॉक्स आ सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल सकते हैं, तो हमारा लिमिटिंग फैक्टर कहीं ना कहीं जाकर के पानी आ जाता है। तो आप सुबह से लेकर के शाम तक क्या आपकी दिनचर्या होती है इन दिनों में? अभी तो यही है कि जितनी जगह, क्योंकि हमें समय बहुत कम मिला इस बार, मतलब पहले फेज में हमारा इलेक्शन आ गया, तो इस बार जनसंपर्क के लिए बहुत समय नहीं मिला, तो सारे पंचायत हेडक्वार्टर टच कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा इस बार, और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जगह टच कर सके ज्यादातर जगह जा पाएंगे? नहीं, जितना कर सकते हैं उतना, ज्यादातर जगह जा नहीं पाएंगे, कई पंचायतें बचेगी, क्योंकि नॉर्मली 4 दिन एवरेज चाहिए होते हैं एक विधानसभा को कवर करने के लिए, सिर्फ पंचायत हेडक्वार्टर। अब की बार 2-2 दिन का ही समय मिल रहा है, फिर बीच में बड़े कार्यक्रम आ जाते हैं, मोदी जी की सभा थी, जिससे माहौल अपने आप में बहुत अच्छा हो जाता है, उसका लार्ज एडवांटेज, मतलब बहुत मैग्नीफाइड एडवांटेज होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितने लोगों से मिल पाओगे उतना बेनिफिट है। तो आज भी हमारा पंचायतों का दौर है।
लारोलिस की सभा के बाद में अब आगे के लिए रवाना हो चुकी हैं और आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा महिलाओं से, सब लोगों से आत्मीयता के साथ मुलाकात करते। कैसा लग रहा है यहाँ पर? आम लोग, आप बात भी करते रहिए बाकी लोगों से, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बढ़िया रहा, मतलब आपको देखिए आज सुबह से जब अपन निकले हैं तो ये चौथी सभा है। इसके बाद अब हम कार्यालय उद्घाटन के लिए अब आगे जा रहे हैं, तो उसके बाद वापस पंचायतों का अपना दौरा कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी सभाओं में कह रही थी कि बूथ पर कॉन्सेंट्रेट करना है, पोलिंग का मार्जिन बढ़ाने को लेकर, परसेंटेज बढ़ाने को लेकर के। ये बीजेपी के मूल वोटर के साथ में एक समस्या रहती है कि जनरली या तो वो बाहर होते हैं या पोलिंग परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता। हालांकि संगठन बहुत एक्टिवली काम करता है, तो हर बार प्रेरित करते हैं। और हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी और सब वैसे ही बोलते हैं कि भाई 100% मतदान होना चाहिए, और वास्तव में होना भी चाहिए। तो साथ साथ जहाँ मौका लगता है वहाँ पे अपन रिक्वेस्ट करते चलते हैं कि अच्छे पोलिंग परसेंटेज पे बढ़िया से ध्यान दें। एक जो है आपकी सभा को लेकर के एक भ्रम पैदा हो गया था। आपने कहा था कि 400 सीटें दीजिए, संविधान बदल देंगे। लोग पूछते हैं कि क्या भाई इवा से बीजेपी माही की संविधान बदलना है? नहीं, वो उल्टा सीधा तोड़ मड़ोड़ कर बोला गया था। अगर आप उसको स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं था। अगर हम, जाहिर सी बात है, कोई अगर